हाँ, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में अपने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में सिद्धांत और प्रक्रम को पढ़ लिए बेटा। उसमें अपने जैव प्रौद्योगिकी का विस्तार से अध्ययन कर रखा है बेटा। फिर अपने शुरू किया था बेटा अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में भी अपने बेटा जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र पढ़े हैं अपने। कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान के क्षेत्र है बेटा उसके अपने बात की थी। फिर अपने जीएमओज पढ़े थे, यानी आनुवंशिक रूपांतरित जीव के बारे में पढ़ा है। उसके बाद बेटा अपने जीएमओ के लाभ पढ़े थे। 5 तरह के जो लाभ हैं। जीएमओ क्या होता है? आनुवंशिक रूपांतरित जीव, यानी ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संरचना यानी डीएनए में कुछ बाह्य जीन एंटर करवाकर उनके नए लक्षण उसमें प्रकट करना है। उसके बाद अपने बेटा जीएमओ जो है 3 प्रकार के जीएमओ को पढ़े अपने। गोल्डन राइस पढ़ा है कि गोल्डन राइस में अपन विटामिन ए बनाने वाली बीटा कैरोटीन की जीन को एंटर करवाकर बीटा कैरोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को चावल की किस में एंटर करवाकर बेटा उसमें बीटा कैरोटीन का संश्लेषण होगा, जिससे विटामिन ए का निर्माण होगा। फिर बैसिलस thuringiensis ये पढ़ लिया बेटा। बीटी कॉटन पढ़ लिया है। क्राई जीन के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद बेटा अपन पढ़ते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में। देखिए बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपने एक पढ़ लिया बेटा। पहला जो था ह्यूमुलिन के बारे में पढ़ लिया है। ह्यूमुलिन क्या होती है बेटा? तो ह्यूमुलिन में मैंने बताया था कि ह्यूमुलिन जो है मानव निर्मित इंसुलिन है। ह्यूमुलिन जो है मानव निर्मित इंसुलिन है। क्या है बेटा? ये इसमें क्या पढ़ा था? ये है मानव निर्मित इंसुलिन। इंसुलिन क्या होती है? तो इंसुलिन रक्त शर्करा का नियमन करने वाला एक हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो और एक चीज और, इंसुलिन जो है बेटा इसका स्रावण कौन करती है अपने शरीर में? कौन सी कोशिकाएं करती हैं? जो अग्नाशय का पार्ट है बेटा लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो अंतःस्रावी भाग होता है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल और डेल्टा सेल। उन तीनों प्रकार की कोशिकाओं में से एक जो बीटा सेल है बेटा, ये बेटा इंसुलिन का स्रावन करती है। इंसुलिन क्या कार्य करता है? मानव रक्त में जो शर्करा है, ग्लूकोज है बेटा, उस ग्लूकोज को किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है। तो ये मानव रक्त की जो शर्करा है, इस मानव रक्त शर्करा का नियमन करने वाला जो हार्मोन है इंसुलिन, इस इंसुलिन की बढ़ती हुई जनसंख्या व उनमें शुगर की समस्या या शर्करा की समस्या से निजात के लिए अतिरिक्त मात्रा में इंसुलिन की आवश्यकता हुई, जिससे बेटा क्या होने लगा? जानवरों से प्राप्त इंसुलिन का प्रयोग करके मानव में रक्त की शर्करा का नियमन किया जाने लगा। उससे क्या हुआ बेटा? जिससे सूअर का इंसुलिन का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा इंजेक्शन में, इंसुलिन के इंजेक्शन में। सूअर के इंसुलिन से या वी जाति इंसुलिन के मानव शरीर में प्रयोग करने से एलर्जी जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगे, कुछ अन्य दूसरी बीमारियां होने लगी। तो इसका इससे निजात पाने के लिए बेटा यूएसए अमेरिका की कंपनी बेटा एली लिली ने बेटा 1983 में कृत्रिम रूप से इंसुलिन बनाया। उसका नाम दिया बेटा ह्यूम्यूलिन। ठीक है बेटा। देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन में क्या होता है बेटा? जीव स्थिति में जो इंसुलिन है बेटा, इंसुलिन में ये 51 एमिनो एसिड से बना हुआ एक पेप्टाइड या अपन कह सकते हैं प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन कैसा हार्मोन है? प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है जिसमें एमिनो एसिड जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाती है। एक चीज और, इंसुलिन में जो पेप्टाइड श्रृंखला होती है बेटा, 2 प्रकार की श्रृंखला होती है, एक पेप्टाइड श्रृंखला और एक बी पेप्टाइड श्रृंखला। अभी बताऊंगा मैं। सक्रिय इंसुलिन जो है, सक्रिय इंसुलिन में 2 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। और इंसुलिन जो है पेप्टाइड हार्मोन है, उसमें कितने एमिनो एसिड होते हैं? 51।
तो ए पेप्टाइड की बात करें बेटा, तो ए पेप्टाइड में 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। ए पेप्टाइड में कितने एमिनो एसिड होते हैं? 20 एमिनो एसिड होते हैं। ए में कितने होते हैं बेटा? 21 21, और बी में होता है बेटा 30। ए जो श्रृंखला है, ए में 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, बी में 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो इस प्रकार इंसुलिन बनता है। देखिए बेटा इंसुलिन की संरचना कैसी होती है। ये श्रृंखला ही बना रहा हूं मैं। ये डाइसल्फाइड बंध है। देखिए ये जो श्रृंखला बेटा व्हाइट कलर की जो मैंने बनाई है, ये है बेटा ए चेन। ये ए श्रृंखला है, ये बी श्रृंखला है, ये सी श्रृंखला है। इस इंसुलिन को कहते हैं बेटा प्रो इंसुलिन। ये निष्क्रिय होता है। इस प्रो इंसुलिन को सक्रिय इंसुलिन में बदलना होता है। उसमें क्या होता है बेटा, ये जो सी श्रृंखला है, सी श्रृंखला क्या होती है, रिमूव करता है बेटा। सी श्रृंखला रिमूव हो जाती है, यहाँ से हट जाती है, जिससे क्या स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, अपने पास क्या आएगी, ये आएगी। पीछे क्या बचा बेटा, ये श्रृंखला ही, इनमें सल्फाइड बंध है, डाइसल्फाइड बंध है। ये है बेटा सक्रिय इंसुलिन। सक्रिय इंसुलिन, तो सक्रिय इंसुलिन जो है, सक्रिय इंसुलिन में दो श्रृंखलाएं होती हैं, ए श्रृंखला और ये बी श्रृंखला। प्रो इंसुलिन में तीन श्रृंखलाएं होती हैं, ए श्रृंखला, सी श्रृंखला, बी श्रृंखला। सी श्रृंखला हटाकर प्रो इंसुलिन से सक्रिय इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। तो बेटा जो ई लिली कंपनी जो है, उस ई लिली कंपनी ने जो ह्यूमुलिन नामक इंसुलिन बनाया बेटा, ह्यूमुलिन नामक प्रथम मानव निर्मित जो इंसुलिन बनाया, उसको कैसे बनाया बेटा, ह्यूमुलिन का निर्माण कैसे किया? इन्होंने क्या किया बेटा, डीएनए पुनर्योजन या डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक के द्वारा डीएनए के सीक्वेंस प्राप्त किए, जो बेटा किसको कोड करते हैं, ए श्रृंखला और बी श्रृंखला। तो इन्होंने बेटा पुनर्योजक डीएनए तकनीक द्वारा, पुनर्योजक डीएनए तकनीक का यूज करके बेटा डीएनए अनुक्रम बनाए। ऐसे डीएनए अनुक्रम जो किसको कोड करते हैं, ए श्रृंखला और बी श्रृंखला। सीधे ए श्रृंखला और बी श्रृंखला को बनाने वाले, ए श्रृंखला और बी श्रृंखला का निर्माण करने वाले ऐसा डीएनए अनुक्रम बनाया। फिर बेटा इन्होंने, इस कंपनी ने क्या किया, इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य डाइसल्फाइड बंध बनाकर, कौन सा बंध बनाकर, डाइसल्फाइड बंध बनाकर बेटा किसका निर्माण कराया, ह्यूमुलिन या मानव निर्मित इंसुलिन का निर्माण करवाया। तो बेटा समझ में आया, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला जो यूज है इसका, ह्यूमुलिन के निर्माण किया गया। ई लिली कंपनी कहाँ की है, यूएसए की है। 1983 में बेटा इन्होंने मानव निर्मित इंसुलिन बनाया। इंसुलिन की संरचना कैसी होती है, ये अपने पढ़ा है। ये प्रोटीन हार्मोन होता है इंसुलिन। दो श्रृंखलाएं होती है, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड। ए पेप्टाइड श्रृंखला में 21 हार्मोन, 21 एमिनो एसिड की श्रृंखला है। बी में 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। फिर अपने पढ़ा था बेटा इसकी संरचना, ये प्रो इंसुलिन है। हाँ बेटा, तो ह्यूमुलिन का निर्माण किस प्रकार एक अमेरिकन कंपनी ई लिली द्वारा किया गया है, ये अपने पढ़ा है। तो नेक्स्ट बेटा इसका आता है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में जो नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग है बेटा, जीन चिकित्सा। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जीन चिकित्सा में क्या किया जाता है बेटा, जीन चिकित्सा आपने नाम सुना होगा, जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी। देखिए बेटा जीन चिकित्सा में क्या करते हैं, जीन थेरेपी मीन्स क्या होता है, यानी इसमें क्या किया जाता है बेटा, इसमें कुछ जीनों की हेराफेरी की जाती है। यानी जीन की हेराफेरी, यानी कुछ जीन को हटाना या कुछ नए जीन को इसमें जोड़ना, ये कहलाता है हेराफेरी। तो इसमें बेटा क्या करेंगे, जीन की हेराफेरी करके निष्क्रिय या विकृत जीन को क्रियाशील या सक्रिय जीन से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बेटा इसमें क्या करता है, आपको ध्यान रखना है, जीन की हेराफेरी। जीन की हेराफेरी द्वारा ये किस प्रकार बेटा काम करेगा कि निष्क्रिय जो जीन है, निष्क्रिय जीन को
सक्रिय जीन द्वारा, सक्रिय जीन द्वारा क्या करना बेटा, प्रतिस्थापन किया जाता है। तो बेटा जीन चिकित्सा पढ़ रहे हैं अपन। जीन चिकित्सा में जीन की हेराफेरी की जाती है। इसमें जीन की हेराफेरी करके या किसी जीन को एंटर करवा के निष्क्रिय जीन को क्रियाशील जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका क्या यूज है बेटा, जीन चिकित्सा का कहाँ अपन यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग क्या है मुख्य, तो आपको याद रखना बेटा दो मुख्य उपयोग जीन चिकित्सा जो है बेटा कहाँ यूज की जाती है। तो मुख्यतया बेटा जीन चिकित्सा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो फर्स्ट है बेटा आनुवंशिक रोग के उपचार में, आनुवंशिक रोग के उपचार में। देखिए बेटा कोई ऐसा बच्चा है जो जन्म से ही किसी रोग के साथ पैदा हुआ है, यानी उसमें वो जो रोग है बेटा किस प्रकार का रोग होगा, आनुवंशिक रोग है, यानी उस रोग को उसने जीवन काल के दौरान अर्जित न करके उस रोग के साथ ही पैदा हुआ है, तो वह बेटा आनुवंशिक रोग है। तो अब इस प्रकार के रोग का उपचार कैसे करेंगे, तो इस रोग हेतु उत्तरदायी जो जीन है उस जीन को हटाकर या जिस जीन की कमी से इस प्रकार का रोग है उस जीन को इस बच्चे के शरीर में एंटर करवा कर बेटा इस रोग का उपचार किया जाता है। दूसरा बेटा भ्रूणीय अवस्था में ही, दूसरा बेटा भ्रूणीय अवस्था में या बच्चे में, नवजात बच्चे में, भ्रूणीय अवस्था या नवजात बच्चे में बेटा किसी आनुवंशिक दोष को लिस्टेड करके, किसी आनुवंशिक दोष को अगर चिन्हित हो रहा है कि इसमें ये आनुवंशिक दोष हैं, तो भ्रूणीय अवस्था में या नवजात बच्चे में बेटा आनुवंशिक दोष या कोई भी दोष है बेटा उस दोष को चिन्हित करके बेटा उपयुक्त जीन एंटर करवाकर, उपयुक्त जीन एंटर करवाकर बेटा उस दोष का उपचार किया जा सकता है। उस दोष का एंटर करवाकर बेटा क्या कर सकते हैं अपन, इस दोष का बेटा निवारण कर सकते हैं। तो दो उपयोग है मुख्यतः बेटा जीन चिकित्सा, जीन की हेराफेरी, निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन में, निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन द्वारा बेटा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः आनुवंशिक रोग में किया जाता है, आनुवंशिक रोग के उपचार में। दूसरा बेटा भ्रूणी या नवजात बच्चे में यदि कि दोष चिन्हित होता है तो उस दोष के लिए उपयुक्त जीन एंटर करवाकर इस रोग का उपचार या दोष का निवारण किया जाता है। देखिए बेटा जीन चिकित्सा का किस प्रकार जीन चिकित्सा में बेटा इलाज किया जाता है, एक उदाहरण पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट बेटा देखिए एक उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे ADA, ये क्या होता है बेटा, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज जो जीन है बेटा, एडिनोसिन डीएमिनेज ये क्या होता है बेटा, एडिनोसिन डीएमिनेज जो रसायन है ये बेटा किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये बेटा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी है, प्रतिरक्षा तंत्र हेतु आवश्यक है। एडिनोसिन डीएमिनेज जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है, इसकी यदि अपने शरीर में कमी हो जाए, इसकी क्या हो जाए बेटा, इसकी कमी हो जाए तो क्या करेंगे बेटा, इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, ये प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होगा, कमजोर होगा, जो एक तरह से अपने शरीर में क्या होगा, दोष हो गया बेटा। तो इसके उपचार के लिए एडीए की कमी जो है, एडीए की कमी के उपचार के लिए क्या करते हैं बेटा, इसका उपचार किया जाता है बेटा अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण द्वारा, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट द्वारा, बोन मेरो ट्रांसप्लांट द्वारा एडीए की कमी का उपचार किया जाता है। अब देखिए बेटा बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, अब इसका जो स्थायी उपचार है, स्थायी उपचार के लिए जीन चिकित्सा का यूज किया जाता है। कैसे करते हैं बेटा, क्योंकि बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही इसका उपचार है, तो क्या करते हैं बेटा, बोन मेरो से अस्थि मज्जा की कोशिकाओं से जीन को निकालकर या अस्थि मज्जाओं की कोशिकाओं से जीन को भ्रूणी अवस्था में बच्चे में
एंटर करवाया जाता है, जिससे बेटा क्या होगा, एडीए का निर्माण होगा, क्योंकि एडीए का निर्माण अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन द्वारा होता है। उसी कारण उसके उपचार के रूप में अस्थि मज्जा का ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसके उपचार में बेटा अस्थायी उपचार में क्या करेंगे, इसका जो अस्थायी उपचार है, अस्थायी उपचार में क्या किया जाता है बेटा, तो डीएमिनेज, सक्रिय एडीए, सक्रिय एडिनोसिन डीएमिनेज का इंजेक्शन लगवाया जाता है। बार बार ये क्या दिया जाता है, इसमें इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये तो बेटा हो गया इसका अस्थायी उपचार, जिसके कारण शरीर में एडीए बना रहेगा। स्थायी उपचार में क्या करते हैं बेटा, इसका स्थायी उपचार है बेटा जीन चिकित्सा। स्थायी उपचार एडीए की कमी का स्थायी उपचार क्या होता है, वो जीन चिकित्सा है बेटा। कैसे करते हैं ये जीन चिकित्सा, कैसे है बेटा, तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, अस्थि मज्जा का जो कोशिकाएं हैं, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं से जीन लेकर बोन मैरो जो है बेटा, बोन मैरो से जीन निकालकर बेटा भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में एंटर करवाना। किसी बच्चे के भ्रूणीय अवस्था में एंटर करवा देने से बेटा एडीए की कमी नहीं होगी, जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए क्या है बेटा, उपयोगी है। तो ठीक बेटा, अपनी ये पढ़ा है जीन चिकित्सा में बेटा, समझ में आया जीन चिकित्सा क्या है। जीन की हेराफेरी की जाती है, निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन द्वारा प्रतिस्थापित करवाकर किसी दोष का निवारण किया जाता है। इसका उपयोग आनुवंशिक रोग के उपचार में और भ्रूणीय अवस्था में या नवजात बच्चे में किसी दोष के चिन्हित होने पर उपयुक्त जीन एंटर करवाकर दोष का निवारण किया जा सकता है। ठीक बेटा, नेक्स्ट ये अपने एडीए का उदाहरण पढ़ा है। ठीक है बेटा, तो ये अपने पढ़ लिया है जीन चिकित्सा। क्लियर हुआ बेटा जीन चिकित्सा। तो फाइनली अपन जीन चिकित्सा में क्या पढ़ा बेटा, क्या याद रखना है, जीन थेरेपी क्या है। जीन चिकित्सा में क्या करता है बेटा, मोस्ट महत्वपूर्ण क्या है कि किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति या जीव, किसी जीव की सेल्स या टिश्यू में, किसी भी व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतक में जीन एंटर करवाकर, जीन एंटर या प्रवेश करवाकर, प्रवेश करवाकर एक सक्रिय जीन का, सक्रिय जीन का, सक्रिय जीन की कमी को क्या किया जाता है बेटा, पूरा करते हैं। सक्रिय जीन की कमी को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, जिससे बेटा वो जीन अपना उपयुक्त जो कार्य है, वो जीन अपना कार्य संपन्न कर सकें। ठीक है बेटा, किसी जीव की सेल्स या टिश्यू में जीन को एंटर करवाने पर बेटा जो उसमें जीन निष्क्रिय हो गई हैं, उस जीन को सक्रिय जीन किया जाता है। सक्रिय जीन की कमी है तो उस जीन को क्या किया जाता है, सक्रिय किया जाता है, ताकि वह जीन अपना कार्य कर सकें। ठीक है बेटा, ये हो गया अपने जीन चिकित्सा। नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जीन चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिकी का उपयोग में आणविक निदान, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये क्या होता है बेटा, देखिए ये एक एडवांस प्रकार की निदान की विधियां इसमें यूज की जाती हैं, जिसका निर्माण अपन डीएनए पुनर्योगित तकनीक के द्वारा कर सकते हैं। देखिए परंपरागत जो विधियां हैं, उपचार की परंपरागत विधियां जो वर्तमान में चल भी रही हैं और काफ़ी पुराने समय से चल रही हैं, उसमें क्या किया जाता है बेटा कि किसी भी रोग की उपचार से पहले उसकी पहचान की जाती है। तो किसी रोग के उपचार के लिए जो पहचान करते हैं, उसकी जो अपने पास जो मेथड है बेटा, परंपरागत जो तरीके हैं, परंपरागत जो तरीके हैं बेटा, किसके लिए, परंपरागत जो तरीके हैं या जो मेथड है बेटा अपने पास, किसके लिए, जो किसके लिए बेटा, उपचार के लिए, रोग के उपचार हेतु रोग की पहचान। कौन कौन सा है, एक तो रक्त परीक्षण है, ये अपन कह सकते हैं सीरम
सीरम की जांच और दूसरा बेटा मूत्र जांच। तो रक्त परीक्षण और मूत्र जांच के द्वारा जो अपन रोग को पहचान करने की जो विधि यूज कर रहे हैं, इससे बेटा रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान नहीं होती है। तो इससे बेटा रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान नहीं कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पहचान अपन इन परीक्षणों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अपने शरीर में जो रोगजनक एंटर हुआ है, वो रोगजनक जब अपने शरीर में कोई लक्षण प्रकट करेगा, तभी अपन किसी रोग के बारे में हमको जानकारी होती है। तभी हमको लगेगा कि हमारे शरीर में कोई रोगजनक एंटर हुआ है या हम बीमार पड़े। देखिए वापस सिंपल सा है, किसी रोगजनक ने अपने शरीर में एंटर किया है, अपन से सही है, बिल्कुल अपने शरीर में कोई रोग का लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है, तो अपन ऑब्वियसली कि अपन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या ना कोई अपने को ऐसे संशय होगा कि हम बीमार हैं। जैसे ही वो जो रोगजनक अपने शरीर में एंटर हुआ है, वो जब आक्रामक होगा, आक्रामक का मतलब है जब वह अपनी संख्या में बढ़ाकर अपना कार्य शुरू करेगा, जिसकी प्रतिक्रिया में क्या होगा, अपना शरीर एंटीबॉडीज बनाएगा। लेकिन फिर अपने उस समय अपने शरीर में उस रोगजनक के द्वारा उत्पन्न रोग जो हैं उसके लक्षण प्रकट होंगे, और उसी लक्षणों के आधार पर फिर अपन डिफाइन कर पाएंगे हम बीमार हैं। फिर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायग्नोसिस लिखते हैं, मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण। तो अगर रोग इनिशियल स्टेज में है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, तो इन परीक्षणों के द्वारा भी डेफिनेटली रोग की पहचान नहीं कर सकते हैं। इन परीक्षणों में रोग की पहचान के लिए रोगजनक जो है काफ़ी आक्रामक हो चुका होता है। तो रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान, कोई भी डिजीज हो, भयानक डिजीज हो या सिंपल डिजीज है, तो उन रोग के प्रभावी उपचार के लिए, उस रोग के इफेक्टिव इलाज के लिए, उस रोग की प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक दिनों में पहचान करना जरूरी है, जो किन परीक्षणों से संभव नहीं है। ये जो परंपरागत तरीके हैं रोग की उपचार के लिए, रक्त परीक्षण और मूत्र जांच, इनके द्वारा प्रारंभिक अवस्था में किसी रोग की पहचान करना संभव नहीं है। तो प्रारंभिक अवस्था में रोग की पहचान के लिए डीएनए तकनीक के आधार पर अनेक तकनीकें हैं, अनेक मेथड हैं, अनेक तरीके हैं। उनके आधार पर अपन किसी रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर सकते हैं। तो क्लियर बेटा, आणविक निदान में क्या करना है ये क्लियर है, ये क्लियर हुआ बेटा। तो किसी भी रोग की, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किसी रोग की जो प्रारंभिक अवस्था है, किसी रोग की जो प्रारंभिक अवस्था है, उसमें पहचान जरूरी है। किसके लिए? किसके लिए बेटा? प्रभावी तरीके से उपचार के लिए। तो किसी भी रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान होना जरूरी है। अब कौन कौन सी विधियां हैं बेटा, कौन कौन सी विधियां हैं? जैसे आणविक निदान में डीएनए पुनर्योगज, डीएनए पुनर्योगज विधि है पहले, बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या किया जाता है बेटा, इसमें क्या किया जाता है बेटा, इसमें बेटा डीएनए पुनर्योगज विधि द्वारा डीएनए की अनेक प्रतियां बनाई जाती हैं। डीएनए की अनेक डीएनए पुनर्योगी डीएनए निर्माण करके बेटा इस विधि द्वारा अपन रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर सकते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे बेटा किस प्रकार रोग की प्रारंभिक पहचान इन विधि द्वारा की जाती है। तो रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान की पहली जो मेथड है बेटा आणविक निदान के अंतर्गत डीएनए पुनर्योगज विधि, और वैसे इसके बारे में अपने पूर्व चैप्टर में पूरा पढ़ लिया है, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाता है। इसमें इच्छित जीन जो होती है उसको वाहक डीएनए के साथ जोड़कर वो अपने प्रीवियस चैप्टर में पूरा पढ़ लिया होता। तो पुनर्योगज डीएनए पुनर्योगज विधि के द्वारा अपन कई सारे रोगों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर सकते हैं। दूसरा बेटा पीसीआर, दूसरा है, दूसरी जो विधि बेटा आणविक निदान में पीसीआर,